वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंदिरा आवास योजना और हमारा दो योजना और है इसमें, आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना, ये जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा आवास योजना को। इंदिरा आवास योजना जो है इसका प्रारंभ हुआ था जून 1985 में। जून 1985 में हुआ था, लेकिन स्वतंत्र योजना ये पहले क्या था, 1985 टाइम जब ये योजना थी तो ये एक योजना के साथ मिला हुआ था। कौन सी योजना के साथ? जवाहर रोजगार योजना के साथ। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से कब योजना बना, मतलब अलग योजना कब बना? 1 जनवरी 1996 को। तो ये जो था इंदिरा आवास योजना 1989 में इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या था। जो भी SC ST परिवार हैं, बंधुआ मजदूर हैं, ऐसे लोगों को मकान बनाने में मदद करना, मकान बनाने में क्या करना, मदद करना, तथा जो भी गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवार होंगे उनको अनुदान देना। तो अनुदान मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से छूट देना, सब्सिडी देना। ऋण और अनुदान में मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि ऋण का मतलब जैसे कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको उस पैसे को वापस करना रहता है, जैसे कि हमारा लोन हो गया। लेकिन वही अनुदान की बात करें तो ये छूट होता है, इसको कभी भी वापस नहीं करना होता है। ठीक है। तो हितग्राही का चयन कैसे होता है? यहाँ पे हितग्राही का चयन जो होता है ये ग्राम सभा करती है। तो ग्राम सभा यहाँ पे हितग्राहियों का चयन करती है, और अगर यहाँ पे जो घर बना जाएगा वो मकान कैसा होगा, उसका आकार कितना होगा, 20 वर्ग मीटर का होगा, 20 मीटर स्क्वायर का होगा। ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने देखा था 25 मीटर स्क्वायर था, लेकिन इंदिरा आवास योजना में ये कितना है, 20 मीटर स्क्वायर का। अब इसमें देखेंगे कि किसको किसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। जो भी बंधुआ मजदूर होते हैं, SC ST के लोग होते हैं, जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे परिवार होते हैं, या फिर जो भी SC ST के परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर ऐसा सैनिक जो कि पहले सैनिक रह चुका होगा, मतलब रिटायर्ड हो गया होगा, वो कहीं ना कहीं बेघर हो गया होगा, या फिर उसके पास कच्चा रहने का मकान होगा, कोई पक्का मकान नहीं होगा, ये सारे लोग इसमें क्या होते हैं, प्राथमिकता इनको दी जाती है। और विधवा महिला जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही होगी, ठीक है, या फिर ऐसा परिवार जिसके जो मेल सदस्य होंगे वो युद्ध में मारे गए होंगे, कर्मी जो है जो रक्षा कर्मी होते हैं ना, वो अगर युद्ध में मारे गए होंगे तो ऐसी विधवा जो महिला होंगी उनके लिए यहाँ पे मकान का हेल्प किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाभ राशि कितना मिलता है। तो लाभ राशि की बात करें यहाँ पे कितना कितना लाभ मिलता है, तो मैदानी क्षेत्र में बात करें तो 70,000 रुपये। ये कब का है? ये 2013-14 का जो है डेटा है। तो 2013-14 का डेटा जो है ये 70,000 रुपये मिलता है मैदानी क्षेत्र में। और वहीं पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 75,000 रुपये मिलता है। और वहीं 1996 के टाइम पे जब ये स्वतंत्र योजना बना था तो उस टाइम पे ये 20,000 था, 20,000 मैदानी क्षेत्र में और 22,000 जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में था। नेक्स्ट है 2015-16 में जब मनरेगा जो है, मनरेगा के तहत इसमें क्या किया गया, काम देना चालू किया गया। तो 2015-16 से यहाँ पे मनरेगा के तहत काम देना चालू किया गया। तो मैदानी क्षेत्र में तो सेम वही 90 दिन की मजदूरी होगी, मतलब 90 दिन की, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ये क्या हो जाएगा, 95 दिन की मजदूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे वित्त पोषण मतलब सहायता राशि कितनी होती है, तो सहायता राशि जो दी जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको मतलब वर्बली बता दे रही हूँ। आप चाहे तो ये स्लाइड्स में सारी चीज़ें दी गई हैं, मैं यहाँ पे आपको तुरंत दिखा दूंगी, ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वित्त पोषण की बात कर रहे थे हम। तो सहायता राशि सामान्य राज्य में जो है 75-25 का है, पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 का, और वहीं केंद्र शासित देश में जो है प्रदेश में क्या हो जाएगा कि केंद्र ही पूरा अपना टोटली जो है यहाँ पे योगदान देती है। ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि सहायता राशि कैसे मिलती है। अब सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी कैसे मिलती है। सब्सिडी जो दिया जाता है यहाँ पे कच्चे मकान के उन्नयन के लिए यहाँ पे 15,000 रुपये प्रति मकान दिया जाता है, या फिर जो भूमिहीन गरीब है उनको भूमि देने के लिए, भूमि उपलब्ध कराने के लिए 20,000 रुपये दिया जाता है। तो 50 केंद्र देती है, 50 राज्य देती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इंदिरा आवास योजना। अगर ये अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना जो है ये स्टार्ट हुआ था गांधी जयंती के दिन, मतलब 2 अक्टूबर, ऐसा आप सोच सकते हैं। अब ईयर तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्टार्ट हुआ था। अब आदमी कितने लोग थे इसमें? 7 आदमी थे, तो 2007 इससे याद रख सकते हैं। 2007 में ये प्रारंभ हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? 1 फरवरी 2009 से।
7 आदमी पहले थे, उसमें 2 आदमी और जोड़ दिया गया है, तो 2009। तो कब 2009 फरवरी महीने में, 1 फरवरी 2009 में पहले 7 आदमी थे, कब अक्टूबर के महीने पे, लेकिन उसको फरवरी महीने में 2 आदमी और जोड़ दिया गया, तो 1 फरवरी 2009 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। अब ये इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए केंद्र परिवर्तित योजना है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक भारत सरकार द्वारा, मतलब ये एक केंद्र परिवर्तित योजना है, केंद्र की योजना है ये, ठीक है। तो ये एक जीवन बीमा योजना है जिसमें जो भी ग्रामीण भूमिहीन परिवार हैं, तो आम आदमी बीमा योजना जहाँ पे भी सुने, तो अगर पूछा जाए कि ये केंद्र परिवर्तित योजना है कि क्या है, राज्य परिवर्तित योजना है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये केंद्र परिवर्तित योजना है। यहाँ पे जो राशि दी जाती है 200 रुपये प्रति वर्ष दी जाती है। वित्त पोषण केंद्र जो है यहाँ पे 50 देती है, राज्य जो है 50 देती है। नोट हितग्राही द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? हितग्राही द्वारा यहाँ पे कोई भुगतान नहीं किया जाता। अब इसमें पात्र कौन लोग होंगे? पात्र होंगे 18 से 59 वर्ष के बीच के जो भी होंगे सदस्य, वो यहाँ पे शामिल होंगे। जो भी बीपीएल परिवार होंगे, बीपीएल हितग्राही यहाँ पे शामिल होंगे 18 से 59 वर्ष तक के सदस्य। ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पे जो बीपीएल हितग्राही होते हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। 18 से 59 वर्ष के जो भी होते हैं बीच के सदस्य, उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। और जो भी ग्रामीण भूमिहीन परिवार हैं, ठीक है, ग्रामीण क्या है, ग्रामीण भूमिहीन परिवार है, उनका जो भी प्रमुख होगा, मतलब जो मेन मुखिया होगा या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होना चाहिए? जो भी ग्रामीण भूमिहीन परिवार है, मतलब भूमिहीन परिवार है, उसका मुखिया होना चाहिए, या तो परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति इसमें पात्र होगा, ठीक है। अब लाभार्थी कैसे होगा? तो बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर, अगर जैसे बीमा पूरा नहीं हुआ है, बीमा का जो मतलब एज कह सकते हैं या फिर जितना टाइम लिमिट है, वो अवधि समाप्त होने से पहले अगर उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे सामान्य अगर मृत्यु होती है तो 30,000 रुपये देंगे। दुर्घटना से होती है तो 75,000 रुपये देंगे। और दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर, मतलब यहाँ पे डिसेबल हो जाता है वो, मतलब स्थायी रूप से, मतलब वो पूरे तरीके से चल फिर नहीं पाता है, तो यहाँ पे 75,000। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चलने फिरने में वो ऐसा कह सकते हैं चल फिर पाता है, तो यहाँ पे 37,500 रुपीज़ यहाँ पे देंगे। तो कैसे कैसे लाभार्थी को मिलेगा? जैसे कि अगर बीमा का टाइम लिमिट कंप्लीट होने से पहले ही जो सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाती है और सामान्य मृत्यु होती है, तो 30,000 रुपये देंगे। अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 75,000। अगर दुर्घटना में क्या होता है कि वो डिसेबल हो जाता है, लेकिन पूर्ण तरीके से डिसेबल हो जाता है, चलने फिरने में मतलब चल या फिर नहीं पाता, तो यहाँ पे 75,000 रुपये। और अगर वो अस्थायी रूप से अपंगता होने पर 37,500 दिया जाता है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति। हितग्राही के 2 बच्चों को क्या किया जाता है? छात्रवृत्ति भी दिया जाता है, मतलब स्कॉलरशिप यहाँ पे 2 बच्चों को दिया जाता है। 9वीं से लेके 12वीं तक अध्ययनरत छात्र को प्रति माह 100 रुपये शिक्षावृत्ति दी जाएगी, किंतु यह शिक्षावृत्ति छमाही 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को देय होगी। कब होगी? 1 जुलाई और 1 जनवरी को। मतलब जो भी यहाँ पे क्या होता है, इस आम आदमी बीमा योजना के तहत जो भी सदस्य इसमें पात्र होंगे, उन सदस्य से, मतलब उन परिवार में जो भी 2 बच्चे होंगे उनको क्या मिलेगा? सिर्फ 2 बच्चे को। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि 9 से 12 तक पढ़ते होंगे। ऐसे बच्चों को प्रति माह कितना दिया जाएगा? 100 रुपये शिक्षावृत्ति दी जाएगी यहाँ पे। किंतु यह जो शिक्षावृत्ति है वो 6 माही 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को देय होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये योजना भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना। तो अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना जो है ये प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2013 को। कब स्टार्ट हुआ? 25 दिसंबर 2013 को। अब इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या था? ऐसे जो भी कृषि होंगे, ठीक है, कृषि जिनके पास भूमि कम होगी, कितनी भूमि? 2.5 एकड़ से कम जिसके पास भूमि होगी, तथा दूसरों की कृषि भूमि में मजदूरी करते हों, दूसरों का भूमि हो कृषि भूमि, वहाँ पे मजदूरी करते हों, तो यह योजना उनके लिए है। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ये राज्य शासन द्वारा चलाया जाता है।
तो अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना जो है ये 25 दिसंबर 2013 को चालू हुआ। अटल खेतीहर, खेतीहर से ही समझ आ रहा है कि मतलब कृषि के लिए भूमि यहाँ पे कम हो, मतलब 2.5 एकड़ से भूमि यहाँ पे कम हो, ठीक है। तो या फिर वो कृषि ऐसा हो जो कि दूसरों के भूमि पे मजदूरी करने जाता हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो योजना है ये बनाई गई है। ये एक राज्य शासन योजना है और यहाँ पे प्रीमियम राशि जो है 200 रुपये प्रति वर्ष दी जाती है केंद्र और राज्य से, ठीक है। हितग्राही द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता, हितग्राही यहाँ पे कोई भी भुगतान नहीं करता है। नेक्स्ट है पात्रता क्या होगी, तो सदस्य की आयु जो है सेम वैसे ही जैसे हमने पढ़ा 18 से 59 वर्ष के बीच का होना चाहिए, बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अन्य संचालित अन्य बीमा योजना के हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे कि अगर और कोई बीमा योजना से जुड़े होंगे तो इस बीमा योजना से वो नहीं जुड़ सकते हैं। अगर जैसे कोई और बीमा योजना से भारत सरकार या राज्य सरकार के जो भी बीमा योजना है उससे जुड़े होंगे तो इस बीमा योजना के तहत वो इसमें जुड़ नहीं सकते हैं। दूसरों की कृषि भूमि में मजदूरी करता हो वो भी इसके लिए पात्र होगा। अब जैसे कि लाभार्थी को सामान्य मृत्यु पर, जैसे कि सेम हमने उसमें पढ़ा आम आदमी बीमा योजना में कि सामान्य मृत्यु होने पर 30,000, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000। दुर्घटना से अगर वो डिसेबल हो जाता है पूर्ण तरीके से तो वो 75,000, और दुर्घटना से अस्थायी अपंगता होता है मतलब पूर्ण तरीके से नहीं होता तो 37,500 यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप भी सेम वैसे ही है। कैसा है, हितग्राही के सिर्फ 2 बच्चों को यहाँ पे छात्रवृत्ति दिया जाएगा जो कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक, तथा आईटीआई अध्ययनरत छात्र को, आईटीआई करेंगे उनको, और प्रति माह जो है यहाँ पे 100 रुपये दिया जाएगा। कितने महीने तक, प्रति माह यहाँ पे 100 रुपये दिया जाएगा 10 महीने तक, 100 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा 10 महीने तक, 10 मंथ तक। तो ये हमारा 3 योजना कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एमसीक्यू वाला पार्ट। तो एमसीक्यू में मैंने रखा है मनरेगा और उसके बाद हिंदी का भी यहाँ पे एमसीक्यू मैंने रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन मनरेगा के हैं और 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा में श्रमिकों की कार्य अवधि विश्राम सहित कितने घंटे की होगी। तो विश्राम के साथ साथ यहाँ पे मनरेगा में श्रमिकों की कार्य अवधि विश्राम सहित कितनी घंटे की होगी। तो यहाँ पे 9 घंटे की जो है विश्राम के सहित यहाँ पे इनकी कार्य अवधि होगी। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम में जॉब कार्ड कहाँ मिलता है। तो जॉब कार्ड यहाँ कहाँ पे मिलेगा, बाजार में, जनपद में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में। कहाँ मिलेगा, ग्राम पंचायत में जो है ये मिलेगा। क्यों दूर जाएगा भाई अपना जॉब कार्ड लेने, ठीक है। मनरेगा में परिवार कार्ड बनवाने के लिए कितने रुपए देना होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निःशुल्क कोई पैसा नहीं देना होता। वयस्क का नाम जॉब कार्ड में, वयस्क का पता है कि एडल्ट लोग को कहा जाता है। जॉब कार्ड में जोड़ने हटाने के लिए आवेदन पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये परिवार के मुखिया द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम के तहत कार्य के दौरान यदि श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उपचार की क्या व्यवस्था है। शासन को विचार होगा, कार्य एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी, निःशुल्क उपचार होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, निःशुल्क उपचार होगा। 36 हमने देखा था ना, अच्छा ये हमने नहीं देखा था क्या। मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं मिलने पर एवं प्रविष्ट पर आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है। तो मनरेगा में अगर जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है और प्रविष्ट पर आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाएगी। तो ये कहाँ पे दर्ज कराई जाएगी, सरपंच ग्राम पंचायत के पास, ग्राम पंचायत के पास ये दर्ज कराई जाएगी। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, 37 तो कर लिया था। मनरेगा में श्रमिकों के बच्चों की देखभाल करने वाले श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा। तो मनरेगा में श्रमिकों की बच्चों की देखभाल करने वाले श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा। मनरेगा में श्रमिकों के बच्चों की देखभाल करने वाला श्रमिक, अगर मनरेगा में कोई ऐसी लेडीज़ जाती है जो अपने बच्चे को लेके जाती है तो उस बच्चे का देखभाल कौन करेगा, ये यहाँ पे कौन ध्यान रखेगा। तो कार्य एजेंसी के द्वारा ही वहाँ पे कोई एक पर्सन को वहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट है मनरेगा में निश्चित परिधि से दूर जाने पर क्या अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। हाँ, मनरेगा में 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपको काम दिया जाएगा। आपके गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में, अगर दूर में दिया जाता है तो दूर में दिया जाता है तो यहाँ पे आपको राशि दी जाएगी, ठीक है, अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट है मनरेगा का काम किस क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा। तो कौन से क्षेत्र के यहाँ पे होते हैं, तो ग्रामीण अंचल क्षेत्र के। नेक्स्ट है क्या मनरेगा में श्रमिकों का पंजीयन किया जाना है। तो मनरेगा में श्रमिकों का पंजीयन जो है यहाँ पे किया जाता है। तो हाँ बिल्कुल अनिवार्य है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना।
नेक्स्ट है रोजगार गारंटी योजना में महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया? तो रोजगार गारंटी योजना में महात्मा गांधी का नाम जो है ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2 अक्टूबर 2009 को। कब जोड़ा गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा में कम से कम कितनी महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी? तो कितनी महिलाओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है? तो 1/3 महिलाओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है मनरेगा में कार्यों की प्राथमिकता कौन तय करता है? तो मनरेगा में कार्यों की प्राथमिकता जो तय करने वाला होता है ये ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत करता है। कौन करता है? ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये ग्राम रोजगार सहायक की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पुरस्कार समारोह किस दिन आयोजित किया जाता है? तो किस दिन पुरस्कार समारोह यहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये 2 फरवरी को यहाँ पे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जो अवार्ड देना होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पुरस्कार हेतु नामांकन किस तरह होगा? तो यहाँ पे तीनों तरीके से यहाँ पे नामांकन होता है, तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड के लिए कितने जिलों का नामांकन होता है? तो प्रत्येक राज्य से 3 जिलों का यहाँ पे नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो पंचायतों के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा मनरेगा का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोग इतना हेल्प कीजिए मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो अब हम हिंदी के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम संधि का क्लास कर रहे हैं। तो संधि देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वृद्धि संधि में कैसे होगा। तो वृद्धि संधि को पहचानने का तरीका है कि अगर ए और ओ दिखे आपको, ठीक है, कोई भी शब्द दिखा रहे उसमें ए और ओ दिखे तो यहाँ पे आपको वृद्धि संधि समझ जाना है। गुण संधि में ए, ओ और र बन जाता है, अर कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाए तो ये गुण संधि है। अयादी संधि में अयादी संधि में क्या होगा? अयादी संधि में अये, आओ, अये, आए, अव, आव दिखे, अये, आए, अव, आव दिखे तो इससे अयादी संधि समझना है। और यड़ संधि कैसे बनता है? अगर कोई भी आधे वर्ण के बाद य, व, त्र आ जाए तो इससे यड़ संधि। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार और अच्छे से किसी यूट्यूब वीडियो में किसी अच्छे से चैनल में जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं MCQ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मतेक्य। मुझसे जो नहीं हो पाता वो मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस नहीं करूँगी यार कि हाँ मैं ये ज़रूर करूँगी करके, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मतेक, अब यहाँ पे देखते हैं मतेक्य शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी। तो मतेक्य, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर ए दिखे तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसको कैसे हम यहाँ पे करेंगे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि का मैंने क्या बताया कि ए, ओ और अर दिखे। ठीक है, अर दिखे तो यहाँ पे आपको समझ जाना है। तो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है? कठोर और महोद्धति में दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? महाधन उद्धति, महाधन उद्धि। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा आ प्लस उ मिलके क्या हो रहा है? यहाँ पे ओ बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो चिंतन शब्द का सही विच्छेद तो न कब बनेगा? तो माँ का, जब ये आप लोग पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम पे, माँ का लास्ट लेटर होता है ना, तो जब भी माँ को जब आधा जब ये कन्वर्ट होता है तो ये न में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार क्या है? तो अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार क्या है? तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि आधा वर्ण के बाद, मैंने बताया था कि यण संधि में क्या होता है? आधा वर्ण के बाद अगर कोई य व त्र दिखे, आधा वर्ण के बाद य व त्र दिखे तो वो क्या हो जाता है? यण संधि। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यण संधि। ठीक है, 4 का यण संधि।
निम्नलिखित में से शब्द में गुण संधि कौन सा है? तो ये तो फिर से रिपीट हो गया, महोदधि। नेक्स्ट है निहितार्थ शब्द में संधि क्या है? तो निहितार्थ शब्द में संधि क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे यड़ संधि तो होगा नहीं, क्योंकि आधा कोई लेटर यहाँ पे, आधा वर्ण कोई दिख नहीं रहा है जिसके बाद कुछ य व जुड़ा हो। ठीक है, गुड़ को अभी होल्ड करके रखते हैं, दीर्घ को होल्ड करके रखते हैं। गुड़ संधि में क्या होता है? गुड़ संधि में ए ओ दिखता है, ठीक है, अर दिखता है। वृद्धि संधि में क्या दिखता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निहित धन अर्थ, ठीक है, निहित धन अर्थ, तो ये दीर्घ संधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पोधन इत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपीडकोन्मुख, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परिपीडकोन्मुख, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद जो है ये है उन्मुख। नेक्स्ट है सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा सदा धन एव। नेक्स्ट है भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुधन उदय, क्या होगा? भानुधन उदय। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप लोग मुझसे एक बार शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।